नमस्कार। नम 1 मिनट। सागर ये एडिट कर देना शुरू का पोर्शन ना। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पटना में एक महाजुटान कांग्रेस का होने वाला है, जो एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक कल होगी। और इस बैठक में कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा कांग्रेस का कोई अधिवेशन पटना में हो रहा है। और इसका खास एक जुड़ाव फ्रीडम स्ट्रगल से, महात्मा गांधी से और बाकी लोगों से भी किया जा रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर कल कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है, एक्सटेंडेड सेशन, जिसमें कि प्रदेश कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स को बुलाया गया है, जो मुख्यमंत्री हैं, परमानेंट इनवाइटीज हैं, स्पेशल इनवाइटीज हैं, सब वहां पर मौजूद होंगे। तो आखिर कौन से ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वोट चोरी को लेकर पूरा कैंपेन कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और बीजेपी को घेरने की किस तरीके से तैयारी होगी, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बिहार ही क्यों चुना गया? सब ये कह रहे हैं कि बिहार में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी करने का क्या मतलब था? तो क्या कोई खास मैसेज कांग्रेस इस एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी से देना चाह रही है? देखिए 2023 में तेलंगाना में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग केवल दिल्ली में कन्फाइंड है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुआ करती है बिहार में, इसलिए भी कि एक तो जो हमारा फरवरी में नव संकल्प शिविर हुआ था, उसमें हमने ये तय किया था कि हम संगठन सृजन अभियान करेंगे। हर राज्य में कांग्रेस के पंचायत स्तर की कमेटी बनेगी। तो बिहार चूंकि पहला राज्य था फरवरी के बाद जो एकदम इलेक्शन में गया, तो इसलिए हम इस जो संगठन सृजन अभियान है वो वहां पर यहाँ पर नहीं चला सकते थे। तो कम से कम एक इम्पेटस इस तरह से देना कि अभी चुनाव है, दूसरे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो उससे काफी ऊर्जावान हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ इतना इम्पोर्टेंस है। और फिर ये कितने सालों के बाद, 84 सालों के बाद, सदाकत आश्रम पटना का जो हमारा कांग्रेस मुख्यालय है, जहां गांधी आए थे और जहां उस समय किस तरह से अंग्रेजों को देश से बाहर करना है, किस तरह से असहयोग आंदोलन करना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये बहुत सारी बातें उस समय 1940 में जब ये हुआ था तो डिस्कस की गई थी। अब कांग्रेस, आज देश उसी एक चौराहे पर खड़ा है। मेरे हिसाब से तो अगर देखें तो जो स्थितियां 1925 में थी वो 2025 में है। उस समय कोई और लोग थे जो उस तरह से जो धन संपदा और अर्थ का एक तरह से केंद्रीकरण कर रहे थे। आज दूसरे तरह के लोग हैं। लगभग स्थितियां वही है। लेकिन बिहार में चूंकि कांग्रेस का ग्राउंड, वैसे तो आप देखेंगे तो 1980 से धीरे 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 कमजोर पड़ा, लेकिन दरअसल 1968-69 में ही जब राम मनोहर लोहिया यहाँ पर जनसंघ और वामपंथी पार्टियों को एक साथ लेकर आ गए थे इंदिरा जी को हटाने के लिए, तब से जो कांग्रेस कमजोर पड़ना शुरू हुई। तो बहुत अच्छे से हमने अपनी जमीन नहीं पकड़ी थी। लेकिन इस बार लगभग 10 महीनों से कांग्रेस यहाँ न केवल सक्रिय है, घर घर पहुंची है कांग्रेस। और ऐसे में जब हम ऑलरेडी वोटर अधिकार यात्रा कर चुके हैं, जिसको बहुत बढ़िया समर्थन मिला नीलू जी, तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक तरह से उसी का एक इम्प्रिंट दूना करना हो जाएगा। उसमें हमें जन समर्थन मिला था, यहाँ हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो अच्छी तरह से और जुड़ जाएंगे, उनको बहुत खुशी होगी इस बात से। तो इसलिए यहाँ पर सीडब्ल्यूसी हो रही है। अ, क्या किस तरीके के प्रस्ताव पारित होंगे? मैं एक ट्वीट देख रही थी कहीं पर किसी का, तो उन्होंने कहा कि कई सारे प्रस्ताव पारित होंगे, वोट चोरी का कैंपेन अब आगे कैसे बढ़ेगा उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो आप लोगों को तो पहले से कुछ इंक्लिंग होगी, तो किस तरीके से अब क्या शेप लेगा वोट चोरी? क्योंकि ये बात भी नेचुरल है कि वोट चोरी का मुद्दा अगर रोज उठाएंगे तो वो एक बोरिंग मुद्दा हो जाएगा। रोज हम लोग भी जब डिस्कस करते हैं तो हम हर दिन वोट चोरी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए भी बड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन उसको नए डायमेंशंस कैसे देना है, हाँ एक्साइटमेंट जरूर होती है,
जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई नया पहलू उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा, और जो कि आया भी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत डिफरेंट थी उनकी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब लेकिन आगे वोट चोरी का कैंपेन कैसे आगे बढ़ेगा? आज मैं केसी वेणुगोपाल का ही एक बाइट शायद एएनआई पे देखा था मैंने, जिसमें वो कह रहे थे कि सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह भी चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन खाली सिग्नेचर कैंपेन से क्या ये बात बन जाएगी? राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन सिग्नेचर कैंपेन के बियॉन्ड अब क्या चीज प्लान हो रही है पार्टी में? देखिए, बिहार में अभी भूलिएगा मत, एसआईआर चल रहा है और बहुत सारा इस बातचीत का मुद्दा एसआईआर पर होगा। क्योंकि आज मैं आपको ये कन्फाइन कर रही हूँ कि मैंने आपको शायद एक किसी प्रोग्राम में और कहा है या कहीं पर मैंने कहा है कि आज भी बीएलओ ये मानने तैयार नहीं है कि आधार कार्ड को दे दिया गया है मंजूरी, और उनको आज भी ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए नहीं आई है, मतलब उनके आधिकारिक चैनल से नहीं आई है। बावजूद तो इसके कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उनको कह चुका है, एक इंटरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, तब ये हाल है। वही मैं बता रही हूँ कि पिछले मंडे को कहा था, और मैं किसी के घर पर गई थी इसी फ्राइडे को, और फ्राइडे को उन्होंने कहा, मंडे के बाद फ्राइडे आया 4 दिनों के बाद, तब भी इतने दिनों में भी बिहार के इलेक्शन कमीशन ने अपने बीएलओ तक ये खबर नहीं पहुंचाई है कि आधार कार्ड भी मान्य होगा। तो अब क्या हो रहा है कि कल जो मीटिंग होगी उसमें ये भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि जो वोटों का रिस्टोरेशन है वो बहुत बड़ी समस्या है नीलू जी। लोग वैसे बहुत जागरूक हो चुके हैं। मुझे एक बात की खुशी है कि गांव गांव में इस वोट चोरी की बात है, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से वोटों की चोरी हुई है। तो एक मुद्दा ये हो सकता है। दूसरा, बिहार आंदोलनों की भूमि है, आंदोलन हमेशा युवा करते हैं। बिहार का युवा बार बार पिटा है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो उसने पेपर लीक के बारे में अपनी आवाज उठाई हो, या उससे पहले अग्निवीर योजना के बारे में अपनी आवाज उठाई हो। तो यहाँ का युवा प्रताड़ित है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह, क्योंकि बिहार से पलायन बहुत ज्यादा है। तो इस पलायन का एक मुद्दा और उससे जुड़ा हुआ इस रोजगार का मुद्दा, ये भी एक मुद्दा जरूर होगा, मेरा ऐसा मानना है इस बैठक में। उसके अलावा देखिए, हम पिछले करीब साल भर से काम कर रहे हैं बिहार के लोगों में, अंचल में जा जाके लोगों से पूछ रहे हैं, जैसे जो अलग अलग समाज हैं उनको अपने लिए क्या चाहिए। तो इसकी जो एक हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन बहुत दिनों से कलेक्ट किए गए। तो वो ऑब्जर्वेशन जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो बहुत सारे हैं, अलग अलग समाज को अलग अलग चीजें चाहिए। जैसे एक महलदार समाज, यानी कि जो मल्लाह या नाविक या केवट कहते हैं, उनको अलग अलग समाजों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महलदार समाज से अभी राहुल जी मिले थे, जो कि मखाने की खेती करते हैं। तो इन लोगों से जुड़े मुद्दे अलग होंगे। मत्स्य पालन वालों के अलग मुद्दे हैं। जो लोग यहाँ केला उगाते हैं उनके अलग मुद्दे हैं। जो आम का बागान यहाँ पर है उनके अलग मुद्दे हैं। और क्या हो रहा है कि जो बार बार नदी की बाढ़ से बहकर जो सिल्ट आ रहा है और उसके कारण वो पूरे के पूरे उनके पेड़ों की जड़ें खराब हो रही, उनके अलग मुद्दे हैं। बाकी युवाओं के अलग मुद्दे हैं, महिलाओं के अलग मुद्दे हैं, बहुत सारे पद खाली हैं, उनके अलग मुद्दे। तो ये सारे मुद्दों का जो एक ऑब्जर्वेशन कल जो आएगा, उसमें हमारे मैनिफेस्टो में क्या शामिल जरूर होना चाहिए, उस पर भी चर्चा होना काफी संभव है। तो ये मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार्थक बैठक होने वाली है। और साथ साथ ये यहाँ बिहार के लोकल लीडर्स के अंदर भी बहुत ऊर्जा का संचार करने वाली बैठक होगी। लेकिन एक चीज जिस पर अभी तक बातचीत नहीं हुई है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी क्या फॉर्मूला बनेगा, कितनी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटें आरजेडी लड़ेगी। और बीच में ऐसी भी खबरें आने लगी थी कि आरजेडी का एक तबका है जो कि ये सोचता है कि कांग्रेस की वजह से इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो वोट अधिकार यात्रा थी वो बड़ी सफल हुई। और उनके कुछ लोग ये कहने लगे कि अरे भाई, इसमें तो केवल राहुल गांधी नजर आ रहे थे, तेजस्वी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। तेजस्वी को भी ये लग रहा था अभी जो उनकी अधिकार यात्रा चल रही थी कि भाई उन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट्स किए जिसमें कि ये उन्होंने बताया कि भाई केवल आरजेडी ही आ रही है, महागठबंधन का कोई जिक्र नहीं था। तो ऐसे में जब सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं हुई है, थोड़ी इनसिक्योरिटी आरजेडी के मन में भी है, और ऐसे में पटना में सीडब्ल्यूसी करना आरजेडी के लिए क्या है? ये एक अलार्मिंग सिग्नल होगा, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है आप अलायंस में हैं, आप अपना आइए पटना में सीडब्ल्यूसी करिए और जाइए?
किस तरीके का सिग्नल होगा ये अधिवेशन आरजेडी के लिए? जी, मुझे नहीं लगता कि आरजेडी को इससे किसी तरह की इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जो परसों मैंने सुनी एक चैनल पर, तेजस्वी यादव जी से पूछा गया कि चेहरा कौन रहेगा सीएम का? तेजस्वी यादव जी ने कहा, हम क्या बीजेपी हैं जो चेहरे पर चुनाव लड़ें? तो कितनी बड़ी मैच्योरिटी की बात उन्होंने कह दी, और उन सारी अटकलों पर उन्होंने एक बारगी विराम लगा दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पे ये बात कहूँगी मैं, कि जब लोकसभा चुनाव थे तो मैंने तेजस्वी यादव जी के अंदर ये वाला सिक्योर फीलिंग नहीं देखी थी। उनके अंदर इस तरह की मैच्योरिटी नहीं देखी थी, जो हमने उधर अखिलेश यादव जी के अंदर देखी थी, और जिसका परिणाम भी उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार आया था। तो यहाँ बिहार का परिणाम इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ, वही 4-5 सीटें इसीलिए रह गई कि तेजस्वी यादव जी ने इस गंभीरता का परिचय उस समय नहीं दिया था। तो अब जो उन्होंने इस गंभीरता का परिचय दिया है, और एक और बात थी उनकी, जो अभी वो अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इसमें आरजेडी के लोग हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा सुखद एक वो दृश्य था, जिसमें मैं रोड से क्रॉस कर रही थी, और पहले मैंने देखा कि कांग्रेस के बहुत सारे झंडे आए, और लोग क्रॉस कर रहे थे, एक्चुअली रोड को क्रॉस कर रहे थे, तो पहले कांग्रेस के झंडे निकले, उसके पीछे आरजेडी के निकले, फिर कांग्रेस के निकले। तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें भी तो भी इस बार वो मैच्योरिटी यहाँ दिखेगी। देखिए, सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है, जिसके बारे में अधिकांश सीटों पर जो सुलह समझौता था वो हो चुका है। कुछ सीटें हमेशा फंसती हैं, तो देखते हैं उन सीटों पर क्या होता है। और मेरे हिसाब से कि जब भी सामने आएगा, इंडिया गठबंधन बिल्कुल इकट्ठा होकर ही सामने आएगा। और खास तौर पर इस बार मैं आप ही का एक प्रोग्राम देख रही थी, तो मैंने एक बड़ा अच्छा शब्द सुना कि चुनाव मोर्चा, जैसे चुनाव आयोग चुनाव मोर्चा का सदस्य है, या चुनाव मोर्चा खड़ा किए हुए है भारतीय जनता पार्टी का, उसी तरह से जो पत्रकार मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको ज्यादा माल मसाला नहीं मिलने वाला है इस चुनाव के दौरान। तो ये मेरा कहना है कि ये किसी तरह की इनसिक्योरिटी मुझे नहीं लगता कि आरजेडी के अंदर अब होगी। जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने पहले देखी थी, लेकिन इस अधिकार यात्रा के बाद, वोटर अधिकार यात्रा के बाद, और जो तेजस्वी जी ने अपनी यात्रा की, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन सीडब्ल्यूसी बैठक के अंत में आपको क्या लग रहा है कि क्या बड़ी हेडलाइन निकल सकती है और बीजेपी को क्या संकेत मिलेंगे? क्या वाकई में बीजेपी इस महाजुटान से डरी हुई है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव की भी ताकत देख रही है, वो राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन को भी फॉलो कर रही है। इस बीच में सोशल मीडिया पर जो एक नदी बह रही है मीम्स की, जिसमें कि वोट चोर साबित हो रहे हैं, और बार बार एआई के जरिए जिस तरीके से मोदी जी को लगातार दिखाया जा रहा है, इन सब का असर क्या होगा अनुमा जी आपके हिसाब से? देखिए, एक तो ना मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी को डरना चाहिए, लेकिन बाकी हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हैं। तो इसमें एक तरह से इनडायरेक्टली अगर आप देखिए, तो कांग्रेस की एक मजबूत छवि उभर रही है, कि ये कि यहाँ बैठक हो रही है और उसमें लोकल लीडरशिप भी शामिल होगी। बहुत सारे ऐसे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कल से जाके, आज से जाके ही खड़े हो गए हैं पटना में कि भाई हम वहां कल सब स्वागत करेंगे उनका। तो ये एक जो बात है, और जिसमें मैंने कहा कि जो जनता से संबंधित चीजें हैं, उन्हीं पर डिस्कशन होगा। बहुत सी हमारी योजनाएं आज ही से मतलब कॉमन है, हमारी आरजेडी की इकट्ठा लगता है चर्चा करके निकाली गई हैं। अलग अलग फॉर्म्स वो भरवा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स हम भरवा रहे हैं, लेकिन उनके फॉर्म्स पर राहुल जी का फोटो, हमारे फॉर्म्स पर तेजस्वी जी का फोटो है। तो जो कल सीडब्ल्यूसी में जो भी मुद्दे होंगे, एक तो मुझे लगता है खास तौर पर एसआईआर के ऊपर हमारा कैसे हमको सम्मिलित एकजुट होकर उसके लिए लड़ना है जहां जहां जरूरत पड़े, क्योंकि वोट बहुत कटे हैं, और उतने वोटों का जुड़ना तो मतलब बहुत ही असंभव जैसी चीज है, तो उसकी नहीं, अभी कोई जुगाड़। प्रशांत भूषण ने अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले शायद ट्वीट भी किया था कि अभी भी वोट्स डिलीट हो रहे हैं, और बहुत ही इंसीडियस तरीके से वोट्स को डिलीट किया जा रहा है। ये बात उन्होंने ट्वीट की थी, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले। और इसका मतलब ये है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के बावजूद अगर इतनी हिमाकत हो रही है कि वोट्स को काटा जा रहा है, तो फिर ऐसे में विपक्षी दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती समय है? क्या इसको लेकर भी कोई गंभीर चर्चा होगी कि भाई इससे कैसे निपटना है? क्योंकि आज ये बिहार में कर रहे हैं, कल तमिलनाडु में भी होगा, असम में भी होगा, केरला में भी होगा, और एसआईआर तो हर जगह लागू करने की बात हो रही है। तो ऐसे में इसको एक
बड़े प्रोग्राम के तहत इसको कैसे निपटेंगे? क्योंकि आज ही मैंने एक प्लेटफॉर्म के लिए परकला प्रभाकर का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जब तक एजिटेशन स्केल अप नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रक्रिया? उन्होंने बात कही थी। उन्होंने तो थोड़ा एक्सट्रीम भी ये कहा था कि चुनावों का बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा? चुनावों का बहिष्कार तो मैं नहीं समझती कि ये एक सही निर्णय होगा, क्योंकि बाकी पार्टियां वो मैदान में आ जाएंगी और पता चला कि केवल कांग्रेस ने और आरजेडी ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया तो उल्टा हमारे ऊपर पड़ गया। फिर सारी छोटी पार्टियां जो हैं वो लड़ने चली जाएंगी, तो इसलिए ये इस पर तो एका नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। तो चर्चा तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पर होगी, और खास तौर पे ये एसआईआर, सबसे डराने बात वाली बात ये है कि जो नाम रिस्टोर किए हैं उसको भी अगर बैकएंड से डिलीट कर दिया तो कोई क्या ही कर लेगा, पता कैसे चलेगा? तो मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा रहेगा, बैलेट पेपर भी एक मुद्दा रह सकता है। ये तो अब जो कल शाम को जो पत्रकार के लिए एक प्रेस रिलीज होगी, उसी में हम बहुत तय तरीके से देख पाएंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं बिहार के, खास तौर पे एसआईआर से रिलेटेड, वो जरूर डिस्कस होंगे, और उनसे कैसे बेल आउट करना है वो भी एक प्रक्रिया जरूर डिस्कस होगी, और उसे फिर बाद में इंडिया गठबंधन के बाकी हमारे जो साथी हैं उनके बीच में भी डिस्कस किया जाएगा। बीजेपी क्या वाकई में, ये मेरा आखिरी सवाल है आपको, कि क्या बीजेपी वाकई में डरी हुई है इस अधिवेशन से, कांग्रेस के इस अधिवेशन से जो पटना में हो रहा है? देखिए, कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने कुछ खुलासे किए जो कि वैसे भी पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन 4-5 यहाँ के बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, उनके खुलासे किए, नीतीश कुमार जी की पार्टी के बड़े नेता के खुलासे किए। तो उसके कारण भी, और बिहार में ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, जो विधानसभा चुनाव है, इसमें पूरी की पूरी जनता बीजेपी को तो चाहती ही नहीं है। उनके लिए बीजेपी एक ऑप्शन है ही नहीं। तो बीजेपी को डरना लाजमी है। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग भी, वो जो मंत्री हैं अशोक जी, उनको, अशोक चौधरी, उनके साथ नहीं दिख रहे हैं, उनके इस्तीफे की भी बात हो रही है। तो अगर उन सब चीजों के मोड़ होते हैं, अपनी अपनी जगह पर वो चीजें होती हैं, तो बीजेपी को डरना भी चाहिए और डर भी रही है। लेकिन अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का लोकल लेवल पे विधानसभा चुनावों में यहाँ खास फुटिंग कुछ भी नहीं है, उनकी कोई पकड़ नहीं है यहाँ पर। तो देखेंगे कि क्या हेडलाइंस बड़ी निकलती हैं इस सीडब्ल्यूसी अधिवेशन के बाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।